हेलो एवरीवन, सॉरी मेरा वीडियो जो है अभी थोड़ा पॉज हो गया था, तो अब हम उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। किसी कारण से वीडियो हमारा पॉज हो गया था, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। मोटिवेशन थ्योरी में हमने क्या देखा था? मोटिवेशन थ्योरी में हमने देखा था, मोटिवेशन थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। अब इसमें हमने नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं? अब हमारी जो मोटिवेशन थ्योरी पहली वाली है वो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है। ये एग्जाम में आई हुई है, वो कई बार नाम पूछ लेते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी किसने दी? मैस्लो ने दी थी। ठीक है, मैस्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी। इनका क्या मानना था? नीड एंड डिजायर मोटिवेट फॉर अचीव गोल। हमारे जितने भी नीड एंड डिजायर होते हैं, ठीक है, जितनी हमारी जरूरतें होती हैं और जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो हमें क्या करती हैं? गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो नीड एंड डिजायर मोटिवेट फॉर अचीव गोल। ठीक है, अचीव गोल करने के लिए कौन मोटिवेट करेगा? हमारा कोई भी गोल अचीव करने के लिए हमें कौन मोटिवेट करेगा? नीड एंड डिजायर मोटिवेट करेंगे। ठीक है, पहले नीचे की नीड्स फुलफिल होंगी और दूसरे लेवल की नीड, तब दूसरे लेवल की नीड क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो इनका मानना क्या था कि जो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमारी फुलफिल होंगी, तभी हमारी आगे की जो नीड्स हैं वो एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो यही हमारी जो इसमें नीचे आप देखोगे, ये हमारा पिरामिड के शेप में क्या है? हायरार्की ऑफ नीड्स का एक पिरामिड बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे नीचे कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सबसे नीचे आपकी कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिर आपकी सोशल नीड्स है, फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स है, उसके बाद सेल्फ स्टीम नीड्स है, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी बेसिक नीड्स का एक उदाहरण है जो मैस्लो की थ्योरी है। ठीक है, तो मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपकी जो नीचे की नीड है वो फुलफिल होगी, तब उसके ऊपर वाली नीड जो है एक्टिवेट होगी। जैसे कि सबसे पहले कौन सी नीड आपकी फुलफिल होनी चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, सबसे नीचे की क्या है? ये जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स है और लव एंड बिलोंगिंग है, ये किस में आती है? ये फंडामेंटल नीड्स में आती है आपकी। ठीक है, और सेल्फ स्टीम हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये आपकी क्या है? अचीव एंड फुलफिल नीड्स है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल नीड्स है उसमें आपका बेसिकली क्या है? आपका जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो नीचे वाली क्या है? फंडामेंटल नीड्स है। ऊपर की जो नीड्स हैं वो आपकी फंडामेंटल नीड्स के अचीव होने के बाद ही वो अचीव होती है। तो सबसे नीचे हमारी कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है हमारी? ये हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ड्राइव्स मतलब जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, स्लीप हो गया, शेल्टर हो गया, शेल्टर नीड्स हो गई, और हमारी सेक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं। जैसे हमें क्या है? वाटर हमें चाहिए, फूड हमें चाहिए, स्लीप चाहिए, ये सब हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं। ठीक है, शेल्टर हमें चाहिए, ये क्या है? ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, क्योंकि इन नीड्स के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपको खाना चाहिए, आपको स्लीप चाहिए, एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, एक ठीक ठाक सा आपको शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, उसके बाद ही आप क्या ऊपर की नीड्स की तरफ जाओगे। तो सबसे बेसिक नीड्स आपकी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यानी कि आपके बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, जो क्या हमारे लिए बेसिक नीड्स हैं, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद सेकंड आती है, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, तो आप क्या होगा? फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, सेफ्टी नीड की तरफ। ठीक है, तो सेफ्टी नीड आएंगी। सेफ्टी नीड में क्या आएगा आपका? सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, फैमिली हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। फिर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। जब आपको वाटर, फूड, स्लीप, शेल्टर, ये सब आपकी फुलफिल हो जाएंगी, तब आप सोचोगे कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपके बैंक में अकाउंट में आपके पास घर हो, एक प्रॉपर आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो, इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए? आपका एक बैंक में आपकी जो अच्छी खासी सेविंग हो, आपको ये वाली एम्प्लॉयमेंट, आपके पास एक बेहतर नौकरी होनी चाहिए, जो क्या एक फुल टाइम नौकरी हो, आपको बार बार नौकरी जाने का डर ना हो, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर के बारे में आप तब सोचोगे जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स जो हैं वो एक्टिवेट होती है, जैसे हम रिसोर्सेज के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फैमिली की हेल्थ के बारे में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, जब हमारी ये भी फुलफिल हो जाएंगे, हमने बिल्कुल अपने जीवन में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है कि हमारे पास एक ठीक ठाक नौकरी है, उसके बाद हमारी हेल्थ, फैमिली हेल्दी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारे पास है, हम सभी डेंजर से सिक्योर हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की सिक्योरिटी है, मतलब कि हमारे पास लगभग
कार है हमारे पास, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे जो है हमारा लव एंड बिलोंगिंग नीड, ठीक है। तो इसके जब हमारे पास ये दो बेसिक नीड जो हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं ये जब हमारी फुलफिल हो जाएंगे तो उसके बाद आप बढ़ोगे ऊपर की तरफ जो जिसका नाम है लव एंड बिलोंगिंग नीड। यानी कि फिर आपको क्या लगेगा कि हमारे फ्रेंड्स भी होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। आप लव की तरफ जाओगे, इंटीमेसी की तरफ जाओगे, अफेक्शन की तरफ जाओगे कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, आप किसी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व होना चाहोगे। तब आप जाकर के थर्ड लेवल पे आपकी जो लव और बिलोंगिंग की नीड जो है वो एक्टिवेट होंगी। तभी आप किसी के लिए एक जो लॉयल रिलेशनशिप है वो आप बना पाओगे, आप फ्रेंडशिप कर सकोगे, आप लव इंटीमेसी अफेक्शन का रिलेशनशिप उसके बाद आपकी एक्टिवेट होंगी। फिर आप ये बनाना चाहोगे जब आपके पास नीचे की दोनों नीड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, फुलफिल हो जाएंगी। फिर थर्ड नीड आपकी एक्टिवेट होगी, उसके बाद आप फोर्थ की तरफ बढ़ोगे जब आपको अच्छी खासी फैमिली भी मिल गई, आपको लव भी मिल रहा है, इंटीमेट रिलेशनशिप भी मिल रहा है, अफेक्शंस भी हैं, आपके रिलेशनशिप है, आपके दोस्त हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिवेट होगी आपकी एस्टीम नीड, ठीक है। एस्टीम नीड्स में क्या होगा आपका, इसमें आता है कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। इसमें आप ये सोचोगे कि अब आपके पास सब कुछ है, घर भी है, सब कुछ है, तो आप चाहोगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। लोग आपको एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो, अचीवमेंट आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग हो, आपकी लोग रिस्पेक्ट करें तो आप एक रिस्पेक्ट लेना चाहोगे। तो ये क्या है, ये आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स है, ठीक है। आप अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने लगोगे। उसके बाद आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो, अचीवमेंट हमारे पास अच्छे हो, इंडिपेंडेंसी हो, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आप तब सोचोगे जब आपकी तीनों नीचे की जो फंडामेंटल नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। जब आपकी ये चारों फुलफिल हो जाएंगे तब आप किसकी तरफ बढ़ोगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ोगे, जिसका क्या है, मॉरलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, क्रिएटिविटी। तो एक लेवल आपका फिर ये आएगा कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, ये आपका मॉरलिटी का लेवल है, आपका साधु संतों का लेवल है। आपने सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर लिया, अब लास्ट में आप क्या करोगे, एक मॉरलिटी के लेवल पे चले जाओगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व आप करने लगोगे, एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी अब जाएगी, फैक्ट को एक्सेप्ट आप कर सकते हो, क्रिएटिविटी का लेवल पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, यह सब कुछ अचीव करने के बाद जो शुरू से आप करना चाहते थे जो नहीं कर पाए उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ओल्डीज जो क्या होते हैं, जब उनकी सारी नीड्स कंप्लीट हो गई होती है तो वो क्या करते हैं, वो कुछ जो अपने जीवन में वो करना चाहते थे, कुछ करियर अचीव करना चाहते थे पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते वो नहीं कर पाए, वो अपने वो शौकों को पूरा करते हैं। तो वो क्या है, वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी को कुकिंग का शौक था लेकिन पहले वो नहीं कर पाए, तो बाद में वो अपने शेफ की और इस तरीके के शौक जो होगा वो पूरे कर सकता है, ठीक है। तो जो वो शुरू से नहीं कर पाया वो उस लेवल पे को अचीव कर सकता है। एक मॉरलिटी का लेवल आपका हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट एंड क्रिएटिविटी। तो ये क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली समझ में आ गई होगी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स है, सेल्फ एस्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये आपकी अरेंज करने के लिए आती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हायरार्की में अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए ये आ जाएंगी। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी तो आप पहले फिजियोलॉजिकल लगाओगे, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, उसके बाद फोर्थ नंबर पे एस्टीम और फिफ्थ नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप लगाओगे, ठीक है। तो ये हमारी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी थी। इसमें मेन पॉइंट यही है बस, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं शॉर्ट के लिए, तो इसमें मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपकी हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है। हर्ज़बर्ग ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, टू फैक्टर्स थ्योरी हम उसको बोलते हैं। वर्क प्लेस में मोटिवेट करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक है मोटिवेटर फैक्टर, एक है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। हर्ज़बर्ग का कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको वर्क प्लेस में किसी को मोटिवेट करना है तो उसके लिए आपको क्या होने चाहिए, आपको दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो वर्क प्लेस में मोटिवेट करने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है मोटिवेटर फैक्टर, दूसरा फैक्टर है हाइजीन फैक्टर। एग्जाम में नाम के हिसाब से नाम दिया जाता है कि किसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, तो किसने दी थी, हर्ज़बर्ग ने दी थी। इसके अलावा ये दिया जाता है कि हाइजीन फैक्टर किसने दिया था, हर्ज़बर्ग ने दिया था, मोटिवेटर फैक्टर किसने दिया था, हर्ज़बर्ग ने दिया था। तो इसके दोनों फैक्टर इन्होंने बताए थे। अब मोटिवेट
फैक्टर का क्या मतलब है, इसमें यह डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म गरवार भी है, तो गरवार आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो क्योंकि ये इसके पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, आपको मोटिवेटर फैक्टर में क्या है, आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आपको सैलरी में क्या मिल रहा है, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगी। आपने इतना अच्छा काम किया तो आप अगर और अच्छा काम करोगे तो आपका 10% क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मोटिवेटर फैक्टर्स है। यह डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ठीक है। ग्रोथ हो गया, अचीवमेंट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, वर्क इटसेल्फ हो गया, एडवांसमेंट रिकग्नाइजेशन, ठीक है। इनका कहना है कि आपको ग्रोथ देंगे, अचीवमेंट आपको मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, वर्क इटसेल्फ आपका जो खुद का काम है वो भी क्या है, एज ए मोटिवेटर आपको काम मोटिवेट करता है, ठीक है। एडवांसमेंट रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगा कि आपने कोई काम किया तो उसका रिकग्नाइजेशन, पहचान आपको मिलेगी कि आपने ही ये काम किया है, ठीक है। तो ये क्या है, मोटिवेटर फैक्टर्स हैं जो आपको क्या है, सीधे सीधे मोटिवेट करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने कोई काम बहुत अच्छा किया तो आपको इंक्रीमेंट मिल गया, तो सीधे सीधे आप मोटिवेट हो जाओगे, अगले बार और भी बेहतर काम करोगे, ठीक है। तो ये मोटिवेटर फैक्टर्स हैं जो सीधे सीधे डायरेक्टली आपको क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ क्या करें, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे ग्रोथ, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ग्रोथ मिले काम में, अचीवमेंट आपको मिले, कुछ अचीव करो आप उसमें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले, आपको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझ के आपको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, जो आपका काम है वो भी एज अ मोटिवेटर काम करता है। वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, रिकग्नाइजेशन, आपको रिकग्नाइजेशन मिले, ठीक है। फिर ये है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइजीन फैक्टर, ठीक है। हाइजीन फैक्टर में क्या है, डायरेक्टली मोटिवेट तो नहीं करता था, मोटिवेटर्स क्या थे, ये तो आपको डायरेक्टली मोटिवेट करते थे, लेकिन जो हाइजीन फैक्टर है ये आपको डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करते हैं, पर हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पर डायरेक्टली मोटिवेट तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, आपको हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे लोग क्या हो, डिमोटिवेटेड ना हो, मतलब कि आपको डीमोटिवेट होने से भी क्या करते हैं, आपको बचाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको डायरेक्टली मोटिवेट तो नहीं करते, पर कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दे देंगे कि आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सको, आप डीमोटिवेट भी ना हो, ठीक है। तो डीमोटिवेशन से बचाने के लिए आपको ये मिलता है, जैसे सुपरविजन मिल जाएगा आपको, रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपके वर्क कंडीशन आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, आपके काम की। तो ये क्या है, ये आपके हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या है कि आसपास आपको हाइजीनिक इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें आप बेहतर तरीके से काम कर सको, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे सैलरी हो गई आपकी, वर्क कंडीशंस होगी, आपको कोई, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो आपको डिसीजन लेने दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, आपको डीमोटिवेट होने से बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि आप डीमोटिवेटेड भी ना हो। आप मोटिवेशन के लिए आपको डायरेक्टली मोटिवेट इसमें नहीं किया जाता, बस आपको ये है कि आप डीमोटिवेट भी ना हो, जैसे कि आपने कोई काम किया तो उसका रिकग्नाइजेशन आपको ही मिले, ना कि किसी और दूसरे को मिल जाए, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करता, पर हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग क्या होगा, डीमोटिवेटेड ना हो, और डीमोटिवेशन से बचने के लिए यहाँ काम किया जाता है। जिसमें से है हमारा, जैसे कि हम सुपरविजन दे सकते हैं इसमें, अगर आपको अच्छा, आप जहाँ भी आप काम करो आपको एक बेहतर सुपरविजन मिले, रिलेशनशिप आपको अच्छी मिले, वर्क कंडीशन आपको अच्छी मिले, और सैलरी आपको ठीक ठाक मिले। रिलेशनशिप आपकी अच्छी हो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, वहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ बेहतर तरीके से एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रहें, तो ये क्या है, ये आपका हाइजीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें मोटिवेटर और हाइजीन हैं, और इधर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट है। देखो ये जो आपने ये जो बनाया हुआ है नीचे एक क्यूब जैसा, इसमें आपका क्या मतलब है, अगर मोटिवेटर्स है, ठीक है, मोटिवेटर्स अगर एग्जिस्ट होते हैं तो क्या है, इसका मतलब मोटिवेशन आपको मिलेगा, और अगर हाइजीन एग्जिस्ट है तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। हाइजीन अगर है तो, हाइजीन फैक्टर अगर आपके उसमें है मैनेजमेंट में, तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा, ठीक है। दूसरा, मोटिवेटर्स में क्या है, अगर मोटिवेटर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप नो मोटिवेशन, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लो मोटिवेटर ही नहीं है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अगर हाइजीन नहीं है तो आप डिसमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, डिमोटिवेट आप हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपके मेन जो एक क्यूब्स है, अगर मोटिवेटर फैक्टर है तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिलेगा, अगर हाइजीन फैक्टर है तो आप बस डिमोटिवेट नहीं होगे, ठीक है। हाइजीन फैक्टर अगर आपको मिल रहा है तो, अगर मोटिवेटर नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेटर फैक्टर नहीं है तो, और अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। ये डिमोटिवेट है, इसको ठीक कर लीजिएगा, डिसमोटिवेट नहीं है, डिमोटिवेट वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो
ये आपका मेन जो 2 थ्योरीज थी, छोटी सी थ्योरीज हैं ये। पहले आपकी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है और दूसरी आपकी है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरीज, ठीक है। तो ये 3 पेज की छोटी सी स्लाइड चाहिए, इसमें आपकी सिर्फ कहते हैं थ्योरीज थी। तो इन दोनों थ्योरीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों थ्योरीज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप इन कुछ वीडियोस को भी देख लोगे, जैसे आने वाले समय में मुझे लगता है 10 से 15 वीडियो हमारी एफआरएम की बनेंगी छोटी छोटी, तो उसमें ही आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इन्हें देखेंगे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो सब इन्हीं वीडियो से आपके क्वेश्चन बने हुए होंगे, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।